अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की चतुराई और बेशकीमती मोती। प्रथम दृश्य, बेशकीमती मोती की चोरी। बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। गर्मियों की एक सुबह दिल्ली की सड़कों पर हलचल थी। दरबार में एक प्रतिष्ठित और धनी व्यापारी सेठ सूरजमल भारी चिंता के साथ अकबर के सामने पहुंचे। सेठ सूरजमल ने घबराए स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरे जीवन भर की कमाई, एक बेशकीमती मोती जो फारस से मंगवाया था, चोरी हो गया है। वह मोती इतना अनमोल था कि उसका कोई दूसरा जोड़ा भारत में नहीं। अकबर ने पूछा, क्या किसी पर शक है? सेठ बोले, महाराज, वह मोती मैंने अपने घर की लोहे की तिजोरी में रखा था। वह तिजोरी केवल मुझे और मेरे 4 नौकरों को पता है। बीरबल वहीं बैठे मुस्करा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें इस चोरी का रहस्य सुलझाना होगा। द्वितीय दृश्य, बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने अगले दिन सूरजमल के घर जाकर तिजोरी, उसके दरवाजे और घर की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तिजोरी के ताले में कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। उन्होंने उन 4 नौकरों से पूछताछ की जो तिजोरी के बारे में जानते थे। वे थे: 1 रामू, सबसे पुराना नौकर। 2 बहादुर, रसोइया। 3 नत्थू, चौकीदार। 4 माधव, नया सहायक। बीरबल ने चारों को गौर से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चारों को कल दरबार में बुलाया जाए। तृतीय दृश्य, चमत्कारी भूत और बीरबल का प्रयोग। अगले दिन चारों नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक पुराना संदूक मंगवाया और उसे दरबार के बीचों बीच रखवाया। फिर बीरबल ने घोषणा की, यह संदूक एक चमत्कारी भूत से भरा है जो चोरी किए गए सामान की ओर इशारा करेगा। अब जो भी चोर होगा, वह जब इस संदूक के पास जाएगा तो भूत उसके गाल पर निशान छोड़ देगा। चारों नौकरों की सांसें तेज हो गईं। बीरबल ने एक एक करके चारों को संदूक के पास भेजा। हर एक व्यक्ति डरते डरते संदूक की ओर गया और लौट आया। जब सब वापस आ गए, बीरबल ने कहा, अब सब अपनी दाढ़ी या गाल पर हाथ लगाएं। तीनों नौकरों ने बिना डर के अपने चेहरे छुए, लेकिन माधव ने नहीं छुआ। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर ने पूछा, लेकिन तुम कैसे निश्चित हुए? बीरबल बोले, वास्तव में संदूक में कुछ नहीं था, पर मैंने चोर को डराने के लिए भूत की कहानी बनाई। और संदूक के पास जाने से पहले मैंने सभी के गालों पर कालिख लगाई थी, जो दिखती नहीं थी। मैंने यह देखना चाहा कि कौन इतना डरा हुआ है कि गाल नहीं छुएगा। माधव ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने डर के मारे गाल नहीं छुए। माधव थर-थर कांपने लगा और उसने चोरी स्वीकार कर ली। चतुर्थ दृश्य, मोती की खोज। अकबर ने आदेश दिया, माधव से मोती बरामद किया जाए और उसे दंड दिया जाए। लेकिन माधव ने कहा, हुजूर, मैंने मोती एक पीतल के घड़े में छिपाया था, पर कल रात वह घड़ा गलती से बाहर कचरे में फेंक दिया गया। वह अब नहीं मिलेगा। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे कूड़े के ढेर को छान मारा जाए। घंटों की मेहनत के बाद वह घड़ा मिला, जिसमें रुई भरी हुई थी। रुई हटाने पर उसके नीचे एक छोटा रेशमी थैला मिला और उसमें वह बेशकीमती मोती। सूरजमल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीरबल के चरण छू लिए और कहा, आपने मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज वापस दिला दी। पंचम दृश्य, चोर को सजा या शिक्षा। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, इस चोर को कोड़े लगवाए जाएं और नगर में घुमाया जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सजा देना उचित है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है शिक्षा देना। अकबर बोले, क्या सुझाव है तुम्हारा?
बीरबल बोले, माधव को 1 महीने के लिए नगर के विद्यालय में भेजा जाए जहां वह मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा का महत्व सीखे और फिर वह नगर के गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, बीरबल, यही तो तुम्हारी विशेषता है, न्याय के साथ करुणा भी। माधव को शिक्षा देने के लिए भेजा गया और महीने भर बाद वह बदल चुका था। षष्ठ दृश्य, बीरबल की समझदारी पर प्रश्न। कुछ दरबारी, खासकर मंत्री फत्तेलाल, बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि बीरबल के बिना भी दरबार चल सकता है? उसकी चतुराई में कुछ रहस्य है, वरना कोई साधारण व्यक्ति ऐसे निर्णय नहीं ले सकता। अकबर चुप रहे, पर मन में विचार किया कि क्यों न एक बार बीरबल को कुछ दिन का अवकाश दे दिया जाए। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बहुत परिश्रम करते हो, कुछ दिन विश्राम कर लो। बीरबल समझ गए कि दरबार में उनके विरुद्ध कुछ बातें चल रही हैं। वे बिना कुछ कहे विदा हो गए। सप्तम दृश्य, बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार की दशा। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई। जटिल मामले उलझने लगे, निर्णयों में पक्षपात होने लगा और नगर में अफवाहें फैलने लगीं कि अब न्याय नहीं रहा। एक दिन एक किसान अपने मरे हुए बैल के लिए मुआवजा मांगने आया। उसने कहा, हुजूर, मेरा बैल राजसी सड़कों पर फिसलकर मरा, कृपया मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। दरबार ने निर्णय दिया कि किसान को 20 रुपए दिए जाएं। दूसरे दिन एक और किसान आया और बोला, महाराज, मेरे बैल ने कल एक अधिकारी को सींग मार दी थी और अब अधिकारी ने उसे मार दिया। अब मैं भी 20 रुपए चाहता हूं। अकबर उलझन में पड़ गए। तभी बीरबल भेष बदलकर दर्शकों में से निकले और बोले, महाराज, यदि पहले किसान को मुआवजा मिला तो दूसरे किसान को भी दंड नहीं मिलना चाहिए। न्याय को एक तराजू में तोलना होगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, मुझे पता था कि तुम लौट आओगे। उपसंहार। इस पूरी घटना से साबित होता है कि बीरबल की चतुराई केवल रहस्य सुलझाने में नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने में भी थी। उन्होंने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसमें इंसानियत भी भर दी। यही एक सच्चे मंत्री और मार्गदर्शक की पहचान होती है। शिक्षाएं इस कहानी से। 1. सिर्फ दंड नहीं, सुधार भी जरूरी है। 2. भय का प्रयोग मनोविज्ञान के रूप में किया जाए तो सच्चाई सामने आती है। 3. सच्चा नेता वही है जो अनुपस्थिति में भी सबसे याद किया जाए। 4. चतुराई वही जो न्याय और करुणा दोनों को साथ ले चले। अकबर बीरबल की कहानी। प्रथम दृश्य, 2 औरतें और एक बच्चा। एक दिन दरबार में 2 औरतें रोती बिलखती आईं। उनके साथ एक नवजात बच्चा भी था। दोनों औरतों ने दावा किया कि बच्चा उसी का है। पहली औरत बोली, जहांपनाह, यह बच्चा मेरा है। मैंने इसे जन्म दिया है और इस स्त्री ने मेरे सोने के बाद इसे चुरा लिया। दूसरी औरत ने रोते हुए कहा, नहीं महाराज, यह बच्चा मेरा है। इसने मुझे धोखा देकर बच्चा छीन लिया और अब झूठा आरोप लगा रही है। अकबर असमंजस में थे। दोनों की बातें सुनकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि बच्चा किसका है। मामला गंभीर था। किसी निर्दोष से बच्चा छीन लेना अन्याय होगा और किसी अपराधी को इनाम देना उससे भी बड़ा अन्याय। अकबर ने कहा, बीरबल, यह समस्या अब तुम्हारे हवाले है। हमें न्याय चाहिए, सच्चा न्याय। द्वितीय दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों औरतों को ध्यान से देखा। बच्चा एक शांत अवस्था में लेटा हुआ था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर सिपाहियों को आदेश दिया, बच्चे को मेरे पास लाओ।
सिपाही बच्चे को लेकर आए। बीरबल बोले, अब जब निर्णय नहीं हो पा रहा तो हमें बच्चा दोनों में आधा आधा बांटना होगा। सारी सभा चौंक गई। बीरबल बोले, सिपाही तलवार लाओ और बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा पहली औरत को दो और दूसरा टुकड़ा दूसरी को। इतना सुनते ही पहली औरत चुपचाप खड़ी रही, पर दूसरी औरत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसे ही दे दीजिए, लेकिन मेरा बच्चा मत मारिए। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही है असली मां। अकबर ने पूछा, तुम कैसे सुनिश्चित हुए? बीरबल बोले, जो स्त्री बच्चे की जान की परवाह करे वही सच्ची मां हो सकती है। झूठी औरत अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी सह लेती है, लेकिन एक मां अपने बच्चे की हत्या कभी नहीं सह सकती। अकबर ने गदगद होकर बीरबल की प्रशंसा की और बच्चे को उसकी सच्ची मां को सौंपने का आदेश दिया। तृतीय दृश्य, धन के लालच में फंसा व्यापारी। कुछ ही दिनों बाद एक और मामला सामने आया। शहर का एक अमीर व्यापारी राज दरबार में आया और कहने लगा, जहांपना, मेरे दोस्त हरिराम ने मुझसे एक थैली में 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे। अब वह मना कर रहा है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं दिया। अकबर ने पूछा, क्या कोई गवाह था? व्यापारी बोला, नहीं, यह लेनदेन हमारे विश्वास पर हुआ था। हरिराम भी दरबार में उपस्थित था। वह बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई सिक्के नहीं लिए। मामला उलझ चुका था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इस पर कोई न्याय कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए पूछा, व्यापारी, वह थैली किस रंग की थी? व्यापारी बोला, साहब, वह हरे रंग की थैली थी जिस पर सोने की डोरी बंधी थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, क्या वह थैली तुम्हारे पास है? हरिराम बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपने नौकर को भेजो और उसी बगीचे के पेड़ के पास जाओ जहां तुमने हरिराम को पैसे दिए थे। शायद पेड़ ने कुछ देखा हो। दरबार में सब हंस पड़े, लेकिन व्यापारी ने अपने नौकर को भेज दिया। बीरबल ने थोड़ी देर बाद हरिराम से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, नौकर वहां तक पहुंच गया होगा? हरिराम चौंक कर बोला, नहीं, अभी तो आधा रास्ता ही हुआ होगा। बीरबल मुस्कराए, तो तुम जानते हो कि वह जगह कहाँ है? यानी तुम वहीं पैसे लेने गए थे? हरिराम सकपका गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अकबर समझ चुके थे कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर बोले, हरिराम पर झूठा गवाही देने और धोखा देने का मुकदमा चलाया जाए और व्यापारी को उसके 500 सोने के सिक्के लौटाए जाएं। चतुर्थ दृश्य, अकबर की परीक्षा। अब की बार बीरबल की नहीं, अकबर की परीक्षा होनी थी। दरबार में एक साधु आया। वह दिखने में अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ हैं। क्या आप मेरी एक विनती पूरी करेंगे? अकबर बोले, कहिए, यदि उचित हुआ तो अवश्य। साधु ने कहा, मैं अपने गुरु की समाधि पर सोने की छड़ी चढ़ाना चाहता हूं, पर उसमें किसी ऐसे व्यक्ति का स्पर्श होना चाहिए जो जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। कृपया आप उसे स्पर्श करें। अकबर थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, यह अवसर है सच्चाई को स्वीकारने का। क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर मुस्कराए और बोले, बचपन में एक बार मैंने अपनी माँ से कहा था कि मैंने मिठाई नहीं खाई, जबकि खाई थी। वो झूठ था। साधु प्रसन्न होकर बोला, आप सच्चे सम्राट हैं जो अपने दोषों को भी स्वीकार करते हैं। यही धर्म है, यही न्याय है।
बीरबल बोले, जहां सच्चाई को छुपाया नहीं जाता वहीं न्याय का जन्म होता है। पंचम दृश्य, बीरबल की विदाई की योजना। कुछ समय बाद एक विदेशी दूत दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक अद्वितीय मंत्री हैं, बीरबल। क्या उन्हें कुछ समय के लिए हमारे देश में राजदूत बनाकर भेजा जा सकता है? अकबर पहले तो आश्चर्यचकित हुए, फिर बोले, यदि बीरबल तैयार हो तो मैं अनुमति दूंगा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं आपके आदेश से कभी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जाने से पहले एक अंतिम मनोरंजक प्रयोग करना चाहता हूं। अकबर बोले, क्या? बीरबल ने कहा, मैं दरबार के सभी मंत्रियों को एक एक मुर्गा दूंगा। उन्हें अगले दिन यह साबित करना है कि उनका मुर्गा सबसे ज्यादा सत्यवादी है। अगले दिन सब अपने अपने मुर्गे लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सभी से पूछा, क्या आपके मुर्गे ने रात को कुछ विशेष कहा? कुछ बोले, जी हाँ, मेरे मुर्गे ने बांग दी, यानी वह सच्चा है। कुछ बोले, मेरे मुर्गे ने शांत रहकर संयम दिखाया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह प्रयोग था ये देखने का कि कौन दिखावे में विश्वास करता है, जबकि सत्य मुर्गे में नहीं, मनुष्य की नीयत में होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज सकता। तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। उपसंहार। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी, विनम्रता और नीतियों से कई बार मुसीबतों को आसान बना दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि बुद्धि बिना अहंकार के ही श्रेष्ठ होती है। न्याय तब होता है जब भावना और तर्क दोनों का संतुलन हो। सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने दोषों को स्वीकार करे। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सूझबूझ और चोर का रहस्य। भूमिका। बादशाह अकबर के 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान और चतुर रत्न थे बीरबल। उनकी सूझबूझ, न्यायप्रियता और चटपटे उत्तरों ने दरबार को न केवल हंसी से भर दिया, बल्कि अकबर को भी कई बार संकटों से बाहर निकाला। यह कहानी एक ऐसे ही रहस्य और न्याय की है, जहां बीरबल ने एक चतुर चोर को ऐसी चालाकी से पकड़वाया कि पूरा दरबार दंग रह गया। प्रथम दृश्य, चोरी की खबर। एक दिन प्रातःकाल दरबार के शुरू होते ही महल के एक विश्वसनीय मंत्री हरिदत्त भागते हुए दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और कपड़े अस्तव्यस्त। हरिदत्त ने सम्राट अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, बीती रात मेरे घर भारी चोरी हो गई। मेरी जीवन भर की जमा पूंजी, रत्न और सोने के आभूषण ऑल गॉन। और चोर ऐसा चालाक निकला कि कोई सुराग तक नहीं छोड़ा। अकबर बोले, महल के मंत्री के घर चोरी? यह बहुत गंभीर मामला है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यदि मुझे एक दिन का समय और चोरी हुई जगह का निरीक्षण करने की अनुमति दें तो मैं प्रयत्न करूंगा। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। द्वितीय दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल उस दिन हरिदत्त के घर पहुंचे। उन्होंने हर कोना, अलमारी, खिड़की और दरवाजा देखा। घर का मुख्य द्वार अंदर से बंद था, लेकिन पिछवाड़े की एक खिड़की थोड़ी खुली मिली। बीरबल ने नौकरों और पड़ोसियों से बात की। उन्होंने पूछा, क्या रात में किसी ने कोई आवाज सुनी? एक बूढ़ी पड़ोसन बोली, हुजूर, रात के तीसरे पहर एक आदमी की परछाई खिड़की की ओर जाते देखी थी, पर मुझे लगा कोई नौकर होगा। बीरबल ने नोट किया कि घर में किसी तरह का बलपूर्वक प्रवेश नहीं हुआ। इसका मतलब चोर को घर का पूरा नक्शा और कीमती चीजों का पता था। उन्होंने मंत्री के सभी नौकरों को बुलवाया, खास तौर पर वह नौकर जो हाल ही में रखा गया था। उसका नाम था रामू। रामू का चेहरा डर से पीला पड़ा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और कहा,
रामू, तुम्हें तो चोरी के बारे में कुछ पता नहीं है ना? रामू कांपते हुए बोला, नहीं हुजूर, मैं तो रात को छत पर सोया था, कुछ नहीं देखा सुना। बीरबल मुस्कराए, ठीक है, तुम सबको दरबार में बुलाया जाएगा, वही निर्णय होगा। तृतीय दृश्य, दरबार में बीरबल का न्याय। अगले दिन बीरबल सभी नौकरों को दरबार में लेकर आए। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और बोले, यह चमत्कारी छड़ी है, इसे मैंने एक तांत्रिक से मंगवाया है। इस छड़ी की विशेषता यह है कि यदि इसे चोर ने पकड़ा तो यह रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। हर नौकर ने वह छड़ी ले ली। बीरबल ने कहा, इन छड़ियों को लेकर तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ। सुबह दरबार में लाना, फिर हम देखेंगे कि चोर कौन है। रात बीती। अगले दिन सभी नौकर फिर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की छड़ियां देखीं और मुस्कराते हुए अकबर से बोले, जहांपनाह, चोरी रामू ने की है। रामू कांपने लगा, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? बीरबल बोले, रामू, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हारी छड़ी 1 इंच बड़ी क्यों नहीं हुई? सब दरबारी चौंक गए। बीरबल बोले, दरअसल मैंने सभी को समान लंबाई की छड़ी दी थी, पर किसी छड़ी में कोई चमत्कार नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था कि चोर डर के मारे अपनी छड़ी को काट कर लाएगा, ताकि अगर वह बढ़ भी जाए तो पकड़ में न आए। और रामू की छड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी है। इसका मतलब है उसी ने चोरी की है। अकबर मुस्कराए, क्या बात है बीरबल, तुमने एक झूठे तंत्र मंत्र से सच्चाई निकाल दी। रामू ने डर के मारे चोरी स्वीकार कर ली। चुराया गया सारा सामान वापस लाया गया। चतुर्थ दृश्य, बीरबल और नई साजिश। इस घटना के बाद बीरबल की प्रशंसा चारों ओर फैल गई, लेकिन कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। उनमें सबसे आगे था राजा भानुदेव, जो दक्षिण के एक राज्य से आए थे और अकबर के खास मेहमान थे। भानुदेव ने बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन उन्होंने दरबार में सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, मैं आपके मंत्री बीरबल की प्रशंसा हर जगह सुनता हूं, पर क्या वह यह सिद्ध कर सकते हैं कि एक बर्तन में से सारे पानी को निकालने के बाद भी वह बर्तन भीगता नहीं? अकबर हंस पड़े, यह तो असंभव है। बीरबल मुस्कराए, यदि अनुमति हो तो मैं कल इसका उत्तर दूंगा। पंचम दृश्य, बीरबल का उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बर्तन लेकर आए, लेकिन वह बर्तन मिट्टी का बना हुआ था और कच्चा था। बीरबल ने उसमें पानी डाला और कुछ क्षण बाद पानी निकालकर बर्तन को पलटा। फिर बोले, देखिए, पानी तो बाहर आ गया, लेकिन यह बर्तन भीग नहीं गया। भानुदेव बोले, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, क्योंकि यह कच्ची मिट्टी का बर्तन है। पानी इसे सोख गया और बाहर से सूखा रह गया, यानी पानी बाहर निकाला और बर्तन भी भीगा नहीं, कम से कम बाहर से। अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। षष्ठ दृश्य, बीरबल की शिक्षा और नीति। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी, बुद्धि और धन में बड़ा कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या धन से बुद्धि खरीदी जा सकती है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बुद्धि से धन कमाया जा सकता है। अकबर बोले, कोई उदाहरण? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैं ही हूं। मैं जब दरबार में आया था तो कुछ नहीं था। अब आपके प्रेम और आशीर्वाद से मुझे सम्मान, पद और धन सब मिला। पूरा दरबार बीरबल की विनम्रता और ज्ञान से अभिभूत हो गया। उपसंहार। यह कहानी बीरबल की अद्भुत चतुराई,
सूझबूझ और विवेक का उदाहरण है। उन्होंने न केवल चोर को पकड़वाया बल्कि एक असंभव चुनौती का उत्तर भी तर्क और विज्ञान से दिया। कहानी से शिक्षा। बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। धैर्य और तर्क से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है। दिखावे पर नहीं, विवेक पर विश्वास करना चाहिए। बुद्धिमानी वही जो दूसरों के काम आए। अकबर बीरबल की कहानी। प्रथम अंक, दरबार में एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव। एक दिन सम्राट अकबर अपने दीवाने खास में दरबार चला रहे थे। मंत्रीगण, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। तभी दक्षिण प्रांत से आए एक प्रसिद्ध विद्वान और तर्कशास्त्री श्रीमान धर्मराय पंडित दरबार में उपस्थित हुए। वे घमंड से भरे हुए थे और अपनी विद्वत्ता का बहुत गुमान था। धर्मराय पंडित ने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज, मैं दूर दूर तक के राज दरबारों में जाकर वहां के विद्वानों को परास्त कर चुका हूं। अब सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री बहुत बुद्धिमान है। मैं उससे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि वह उत्तर देने में असफल रहा तो उसे मूर्ख घोषित किया जाए, और यदि उत्तर दे दे तो मैं उसे सम्मान से स्वर्ण मुकुट भेंट करूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, पंडित जी की परीक्षा मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी 3 शर्तें होंगी। धर्मराय पंडित ने ठहाका मारते हुए कहा, बिल्कुल। यदि उत्तर दे सको तो जो कहो मान्य होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी शर्तें रखीं। 1, प्रश्न पूछने से पहले पंडित जी को 3 दिन उपवास करना होगा। 2, 3 दिन मौन व्रत धारण करना होगा। 3, हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक पैर पर खड़े रहकर भगवान की प्रार्थना करनी होगी। धर्मराय चौंक गए, यह कैसी शर्तें हैं? बीरबल बोले, जैसे आपकी शर्तें मेरी परीक्षा लेंगी, वैसे ही मेरी शर्तें आपके धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेंगी। यह तर्क और तप दोनों की लड़ाई है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा और धर्मराय को शर्तें मानने को कहा। उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया। द्वितीय अंक, तपस्या की परीक्षा। 3 दिन बीते। धर्मराय पंडित को ना तो भोजन मिला, ना वाणी का उपयोग करने की अनुमति थी और ना ही बैठने की स्वतंत्रता। एक पैर पर खड़े रहना, ऊपर से मौन और उपवास, यह परीक्षा किसी तपस्वी के लिए भी कठिन होती। चौथे दिन जब धर्मराय बीरबल के सामने आए तो उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अब उन्होंने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1, दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? 2, सबसे भारी चीज क्या है जिसे मनुष्य नहीं उठा सकता? 3, सबसे हल्की वस्तु कौन सी है जिसे पकड़ना असंभव है? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिए। प्रथम उत्तर, पंडित जी, दुनिया में सबसे तेज गति विचार की होती है। आप बैठे बैठे स्वर्ग, समुद्र, ब्रह्मांड या अतीत में पहुंच सकते हैं। इससे तेज और क्या होगा? द्वितीय उत्तर, सबसे भारी चीज अपना स्वयं का दोष होता है। लोग दूसरों के दोष आसानी से दिखा सकते हैं, पर स्वयं का दोष स्वीकार करना असंभव सा होता है। तृतीय उत्तर, सबसे हल्की वस्तु प्रशंसा है। यह हवा की तरह चारों ओर उड़ती है, लेकिन जब आप इसे पकड़ने की कोशिश करें तो हाथ खाली रह जाते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। धर्मराय ने सिर झुकाकर बीरबल को स्वर्ण मुकुट भेंट किया। तृतीय अंक, एक नई साजिश। बीरबल की ख्याति अब सीमाओं से बाहर जाने लगी थी। यह बात कुछ दरबारियों को पसंद नहीं आई, खासकर राजा के पुराने दीवान महेशदास को। वह बीरबल से ईर्ष्या करता था और उनकी छवि धूमिल करने की साजिश रचता रहता था। महेशदास ने एक चाल चली। उसने एक जमींदार से मिलकर एक नाटक रचा।
योजना थी जमींदार अकबर से शिकायत करेगा कि उसके खेत में से एक नदी गुजर रही है और वह नदी बीरबल की चाल से बदली गई है। बीरबल के कारण उसका आधा खेत डूब गया है और वह भारी नुकसान में है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, क्या तुमने सचमुच नदी की दिशा बदलवाई? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कोई मनुष्य नदी की दिशा नहीं बदल सकता। यह प्रकृति का कार्य है। यह झूठी शिकायत है। लेकिन अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, यदि तुम निर्दोष हो तो यह सिद्ध करो। 3 दिन में इस बात का प्रमाण लाओ कि तुमने नदी को नहीं बदला। चतुर्थ अंक, बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने गांव जाकर उस नदी की स्थिति देखी। वहां सच में कुछ नया हुआ था। नदी अब खेत के एक हिस्से को बहा रही थी, लेकिन यह काम हाल की बाढ़ का परिणाम था। बीरबल ने गांव के सभी ग्रामीणों को बुलाया और एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हम इस समस्या का हल न्याय से निकालेंगे, लेकिन मुझे सच जानना है। जो भी यह सिद्ध कर देगा कि नदी इंसान की आज्ञा से बहती है, उसे इनाम मिलेगा। लोग चौंके, पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, बीरबल जी, हम सब जानते हैं कि नदी खुद अपना रास्ता बनाती है। यह तो बाढ़ की वजह से दिशा बदली है। बीरबल ने लोगों से गवाही ली और सबने यही बात कही। बीरबल अगले दिन दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, नदी को इंसान नहीं, प्रकृति नियंत्रित करती है। गांव के 24 लोगों ने गवाही दी है और मैं आपके समक्ष उनकी शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूं। अकबर ने देखा कि सब ग्रामीणों ने हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर यह कहा था कि बीरबल का कोई दोष नहीं। अकबर संतुष्ट हुए और जमींदार पर झूठा आरोप लगाने का दोष सिद्ध हुआ। उसे जुर्माना भरना पड़ा और महेशदास को चेतावनी दी गई। पंचम अंक, बीरबल की नीति और सम्मान। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई तो अद्भुत है, लेकिन क्या कभी तुम गलत निर्णय ले सकते हो? बीरबल बोले, महाराज, मैं भी इंसान हूं, लेकिन मैं कभी जल्दी में निर्णय नहीं करता। मेरा नियम है, पहले सुनो, फिर सोचो, तब कहो। अकबर ने मुस्कराकर कहा, अगर हर इंसान यह नियम अपना ले तो दुनिया में झगड़े ही ना हो। बीरबल ने उत्तर दिया, झगड़े तब होते हैं जब लोग सुनने के बजाय बोलते हैं और सोचने के बजाय प्रतिक्रिया देते हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उन्हें राजनीति चक्रवर्ती की उपाधि दी। उपसंहार। यह कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और न्यायप्रियता की भी है। बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन प्रश्नों का हल निकाला, बल्कि अन्याय का सामना भी धैर्यपूर्वक किया। शिक्षा। विपरीत परिस्थिति में भी संयम बनाए रखना आवश्यक है। बुद्धिमानी सिर्फ उत्तर देने में नहीं, प्रश्नों को समझने में भी होती है। दूसरों के दोष ढूंढने से पहले स्वयं को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने का सपना। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और मनोरंजक जोड़ी मानी जाती है। अकबर की बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक कौशल जितने प्रसिद्ध थे, उतनी ही बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता भी प्रसिद्ध थी। बीरबल अपने तीव्र बुद्धि से न केवल राजदरबार की कठिन समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि कई बार राजा को भी दुविधा से निकालते थे। यह कहानी उसी जोड़ी की एक और मजेदार, चतुराई से भरी और शिक्षाप्रद घटना को दर्शाती है, जिसका शीर्षक है बीरबल और सोने का सपना। पहला दृश्य, दरबार में एक अजीब फरियाद। एक दिन सुबह सुबह मुगल सम्राट अकबर अपने शानदार दीवाने खास में राजदरबार चला रहे थे। पूरे दरबार में सन्नाटा था, क्योंकि आज कुछ नया और रोचक घटित होने वाला था। तभी दरबार में एक अमीर व्यापारी गणपत मल आया, जो बहुत ही व्याकुल और नाराज दिखाई दे रहा था।
उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे सपनों तक को चुराया जा रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे सपनों को? क्या मतलब है तुम्हारा? गणपत मल ने कहा, हुजूर, मैंने कल रात सपना देखा था कि मेरे घर में रखी हुई सारी दौलत, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब एक संदूक में रखे हुए हैं और मैं उन्हें गिन रहा हूँ। तभी मेरे पड़ोसी हरिदास ने आकर वह संदूक उठाया और भाग गया। दरबार में सब मुस्कराने लगे, लेकिन गणपत मल का चेहरा गंभीर था। फिर अकबर ने पूछा, फिर क्या हुजूर? गणपत मल बोला, सुबह मैंने जब हरिदास को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि उसी ने मेरा सपना चुराया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे दंड दें। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर मुस्कराए, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल, तुम इस विचित्र मामले की सुनवाई करो। दूसरा दृश्य, बीरबल का प्रवेश। बीरबल मुस्कराते हुए उठे। उन्होंने हरिदास और गणपत मल दोनों को पास बुलाया। बीरबल बोले, गणपत मल जी, क्या आपने हरिदास को अपने सपने में संदूक चुराते हुए साफ साफ देखा था? गणपत मल बोला, बिल्कुल। मैंने उसे साफ देखा, उसकी पगड़ी, उसके कपड़े और यहाँ तक कि उसकी चाल भी। बीरबल ने सिर हिलाया और हरिदास से पूछा, तुम्हें कल रात क्या सपना आया था? हरिदास थोड़ा घबराया, फिर बोला, हुजूर, मैं तो सपना भी नहीं देखता, मैं गहरी नींद में सोता हूँ। बीरबल मुस्कराए, अच्छा, इसका मतलब तुमने कोई सपना नहीं देखा? इसका यह अर्थ है कि तुमने गणपत मल का सपना चुराया है। हरिदास चौंका, नहीं हुजूर, मैं तो कुछ नहीं जानता। यह सब झूठ है। बीरबल बोले, तो फिर हमें सच्चाई पता लगानी होगी। तीसरा दृश्य, बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को एक सप्ताह के लिए अलग अलग कोठरियों में कैद कर दिया। उन्होंने कहा, हर दिन इन दोनों को समान भोजन दिया जाएगा, लेकिन हरिदास को हर रात सोने से पहले यह बताया जाएगा कि गणपत मल ने आज कौन सा सपना देखा। सिपाही हर दिन गणपत मल के सपने को सुनकर हरिदास को सुनाता और हरिदास को यह निर्देश दिया गया कि वह अगले दिन उस सपने के बारे में कोई बात न करे। एक हफ्ते बाद बीरबल ने दोनों को फिर दरबार में बुलवाया। बीरबल ने हरिदास से कहा, हमें गणपत मल के पिछले 3 दिनों के सपने बताओ। हरिदास ने सोचकर बताया, 3 दिन पहले इन्होंने सपना देखा था कि वे समुंदर में सोने की नाव चला रहे थे। 2 दिन पहले उन्होंने सपना देखा कि बादशाह उन्हें अपनी पगड़ी दे रहे हैं। और कल रात उन्होंने देखा कि वे चांदी के घोड़ों की दौड़ में हिस्सा ले रहे थे। गणपत मल चौंक कर बोला, अरे, ये कैसे जान गया? ये तो बिल्कुल सही है। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैंने यह तरकीब इसलिए अपनाई ताकि हम जान सकें कि हरिदास गणपत मल के सपनों के बारे में कैसे जानता है। मैंने हर रात सिपाही से गणपत मल का सपना हरिदास को सुनवाया और देखा कि हरिदास उन्हें याद रख रहा है। इसका मतलब है कि वह गणपत मल के सपनों में दखल दे सकता है। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो क्या हम हरिदास को दोषी माने? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह तो सिर्फ एक मनोरंजक प्रयोग था। पर इससे एक बात साफ है कि सपनों में देखी हुई घटनाओं को असलियत का आधार नहीं बनाया जा सकता। चौथा दृश्य, न्याय और समझदारी का मेल। अकबर ने गणपत मल से कहा, तुम्हारे सपनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में नहीं लाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो पूरा राज्य सपनों के झगड़ों से भर जाएगा। गणपत मल शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए जहांपनाह, मेरी सोचने की शक्ति भ्रमित हो गई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सपने तो हमारी सोच का आईना होते हैं।
अगर हम लालच से भरे हों तो सपना भी वैसा ही होगा, और अगर मन शांत हो तो सपना भी शांति देगा। अकबर ने बीरबल की सराहना की और उन्हें मोती की माला भेंट की। पांचवां दृश्य, बीरबल का निजी जीवन और शिक्षा। राजदरबार में न्याय करने के बाद बीरबल जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज फिर किसी का सपना चुरवाया? बीरबल हंसे, नहीं, आज तो मैंने यह सिद्ध किया कि सपनों को भी तर्क से समझा जा सकता है। बीरबल की बेटी बोली, पिताजी, क्या मैं भी ऐसे किसी के सपने में जा सकती हूँ? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम किसी के भी दिल में जा सकती हो, और दिल में जाकर सपनों को भी सुंदर बना सकती हो। उपसंहार। यह कहानी सिर्फ बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि इस बात की भी है कि इंसान को तर्क, विवेक और हास्य बुद्धि के साथ जीवन के हर पक्ष को देखना चाहिए। बीरबल ने न केवल एक अव्यावहारिक फरियाद को मनोरंजन में बदला, बल्कि उसमें से शिक्षा भी दी कि सपनों पर अधिकार नहीं, लेकिन अपने विचारों पर है। सपनों को सच मानने से पहले सोच को साफ करना जरूरी है। अकबर बीरबल की कहानी, बुद्धि की असली परीक्षा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिर जवाबी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। एक बार अकबर ने दरबार में एक ऐसी परीक्षा लेने की सोची जो बीरबल की बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह बीरबल ने न सिर्फ इस कठिन चुनौती को स्वीकारा, बल्कि अपनी कुशाग्र बुद्धि से सभी को चकित कर दिया। प्रथम दृश्य, अकबर की योजना। एक दिन सुबह सुबह जब अकबर टहल रहे थे, उन्होंने देखा कि राजधानी में चोरी और झूठ की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। लोग अपनी ही चालबाजियों में फंस रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक उपाय बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि कोई व्यक्ति सच्चा है या झूठा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक परीक्षा लेनी होगी जिसमें सब दरबारियों की बुद्धि, ईमानदारी और चातुर्य की परख हो सके। अकबर बोले, तो फिर ऐसी परीक्षा की तैयारी करो जो सबकी असली परख करे। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। द्वितीय दृश्य, परीक्षा की घोषणा। बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। बादशाह अकबर एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को एक ऐसा तोहफा लाना होगा जो दिखने में कीमती न हो, लेकिन उसका मूल्य अपार हो। यह सुनकर पूरा नगर हैरान था। लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा तोहफा हो सकता है जो सस्ता दिखे पर अनमोल हो। बीरबल ने दरबारियों को भी आदेश दिया कि वे भी इस परीक्षा में भाग लें। तृतीय दृश्य, विचित्र उपहार। प्रतियोगिता वाले दिन पूरे नगर से लोग अपने अपने उपहार लेकर दरबार पहुंचे। एक राजा का दीवान एक सोने की छड़ी लाया जिस पर लिखा था, सच्चाई की राह। दो सेनापति एक तलवार लाए जिसकी म्यान पर हीरे जड़े थे। तीन, एक गरीब वृद्ध महिला एक मिट्टी की हांडी लाई और बोली, इसमें मेरी ममता है। चार, एक किसान एक बीज लाया और बोला, यह बीज मेरे पसीने की कमाई है, इसमें अनगिनत जीवन छिपे हैं। बीरबल और अकबर ध्यान से सबका तोहफा देखते रहे। अंत में बारी आई बीरबल की। चतुर्थ दृश्य, बीरबल का तोहफा। बीरबल केवल एक खाली शीशी लेकर आए। सब दरबारी हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम भी मजाक करने लगे हो? यह क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक खाली शीशी नहीं है। इसमें वो चीज बंद है जो आज तक किसी ने नहीं बेची, ईमान। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, पर ये तो दिखती नहीं।
बीरबल बोले, बस यही तो मूल्य है इसका। ईमान नजर नहीं आता, पर जिसकी जिंदगी में होता है उसका जीवन हीरा बन जाता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। पंचम दृश्य, चोरी की अनोखी गुत्थी। उसी शाम अकबर के खजाने से एक नायाब नीलम चोरी हो गया। अकबर क्रोधित हो उठे और बोले, जिस दरबार में बीरबल जैसा चतुर है वहां चोरी कैसे हो सकती है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोर दरबार के भीतर ही है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को खोज निकालूंगा। षष्ठ दृश्य, बीरबल की चाल। बीरबल ने सब दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी दरबारी छड़ी लेकर घर चले गए। अगली सुबह वे वापस दरबार में आए। बीरबल ने सभी छड़ियां देखीं और कहा, जहां पनाह, चोर यह है। और उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला। बीरबल बोले, मैंने सबको कहा था कि छड़ी बढ़ेगी, पर जिसने चोरी की थी उसने डरकर अपनी छड़ी 1 इंच काट दी, यही डर ही उसका दोष है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में जादू है। सप्तम दृश्य, एक और परीक्षा। अब की बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि को और चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो ना तो सच्चा हो ना ही झूठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं, पर कल सुबह तक मैं व्यक्ति लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अष्टम दृश्य, उत्तर का रहस्य। अगली सुबह बीरबल एक पागल आदमी को लेकर दरबार में पहुंचे। वह आदमी कभी हंसता, कभी रोता, कभी दीवार से बात करता। अकबर ने पूछा, यह क्या मजाक है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह व्यक्ति ना तो सच्चा है ना झूठा, क्योंकि इसकी बातें किसी तर्क या वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं। यह मानसिक रूप से असंतुलित है, इसकी बातों को सत्य या असत्य से नहीं जोड़ा जा सकता। अकबर हंसते हुए बोले, तुमने एक बार फिर मुझे चौंका दिया, बीरबल। नवम दृश्य, बीरबल की अनुपस्थिति में संकट। कुछ माह बाद बीरबल राज्य से बाहर गए थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला कि उसका काफिला लुट गया है और वो अकबर से न्याय चाहता है। अकबर ने दूसरे दरबारी से न्याय करने को कहा। सभी दरबारियों ने व्यापारी को झूठा ठहराया। जब बीरबल वापस लौटे उन्हें यह समाचार मिला। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और कुछ प्रश्न पूछे। व्यापारी के उत्तर में सच्चाई झलक रही थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति झूठा नहीं है। असली लुटेरे तो वे हैं जो दरबार में बैठे हैं और सत्य को पहचान नहीं पाए। बाद में जांच में यह सिद्ध भी हो गया। दशम दृश्य, अंतिम परख। अकबर अब पूरी तरह से आश्वस्त थे कि बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि न्यायप्रिय और सच्चे भी हैं। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मैं राजा ना होता तो मैं क्या होता। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आप तब भी राजा होते, चाहे किसी झोपड़ी में होते या सिंहासन पर, क्योंकि आपके अंदर नेतृत्व और न्याय का जन्मजात गुण है। अकबर प्रसन्न होकर बोले, और अगर तुम मेरे मंत्री न होते। बीरबल ने झुककर कहा, तो शायद आप जैसा राजा कभी न्याय न कर पाता। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और चतुराई ने हमेशा यह सिद्ध किया कि ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका हर उत्तर केवल चतुरता का उदाहरण नहीं था, बल्कि मानवीय मूल्यों की गहराई को दर्शाता था। बीरबल की यही विशेषता थी
वे हर परीक्षा में खरे उतरते थे, चाहे वह बुद्धि की हो, न्याय की हो या सत्य की। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और सोने का पुल। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान थे। उनका दरबार देश के सबसे बुद्धिमान, चतुर और गुणी लोगों से भरा रहता था। लेकिन उनमें सबसे अलग थे बीरबल, चतुराई, न्याय और वाक्पटुता के प्रतीक। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी तीव्र बुद्धि और सहजता से एक असंभव काम को भी संभव कर दिखाया और दरबारियों के सामने अपना लोहा फिर से मनवाया। प्रारंभिक स्थिति। एक दिन सम्राट अकबर का मन कुछ अलग सोचने का हुआ। वे चाहते थे कि उनके दरबार के सभी मंत्री कुछ नया, रोचक और चुनौतीपूर्ण सोचें। उन्होंने दरबारियों को एक अजीब प्रस्ताव दिया। अकबर बोले, हमारा आदेश है कि हमारे राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह सोने का पुल बना सकता है, बिना एक भी औजार या निर्माण सामग्री के। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी मंत्रियों के चेहरे पर हवाई उड़ने लगी। सब सोचने लगे, ये कैसा आदेश है? सोने का पुल, वह भी बिना औजार के? ये तो असंभव है। दरबारियों की प्रतिक्रिया। कई दरबारी अपनी कुर्सियों से उठकर बोले, जहांपनाह, यह कार्य असंभव है। कोई भी व्यक्ति बिना औजार, लोहार या कारीगरों की मदद के सोने का पुल नहीं बना सकता, और वह भी बिना किसी सामग्री के। लेकिन अकबर मुस्कराए और बोले, हम जानते हैं कि यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन हमें विश्वास है कि बीरबल के पास इसका उत्तर अवश्य होगा। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मैं इस आदेश का पालन करूंगा, परंतु मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। अकबर ने सहर्ष अनुमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। दिन भर सभी दरबारी आपस में बातें करते रहे कि शायद बीरबल इस बार हार मान गए हैं। कई ईर्ष्यालु दरबारी तो प्रसन्न भी हो रहे थे कि अब बीरबल की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आए, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान स्पष्ट थी। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या सोने का पुल बन गया? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, पुल तो बन चुका है, लेकिन अभी तैयार नहीं है। मुझे कुछ कार्यों के लिए और समय चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बिना औजार और सामग्री के पुल कैसे बना? बीरबल बोले, जहांपनाह, वह पुल मेरे सपनों में बना है। मैं हर रात उस पुल पर चलता हूँ, उसे देखता हूँ, उसका निरीक्षण करता हूँ। लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि उस पुल के उस पार खजाना ले जाने वाले ऊंट अभी नहीं पहुंचे हैं। अकबर की मुस्कान। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की बात सुनकर अकबर भी मुस्कराए और बोले, तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने हमारे आदेश को सपना मानकर उसका उत्तर दिया। बीरबल ने बड़ी ही शालीनता से कहा, जहांपनाह, आपने जो आदेश दिया था वह वास्तविकता में असंभव था। लेकिन सपनों की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि आप कहें तो मैं उसी दुनिया में एक स्वर्ण महल भी बना सकता हूं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर फिर से गर्व हुआ। दूसरी चुनौती, न्याय का परीक्षण। कुछ सप्ताह बाद एक अजीब मुकदमा अकबर के दरबार में आया। दो व्यापारी एक बच्चे को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। दोनों का दावा था कि बच्चा उसका है। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह बच्चा मेरा है। मैंने ही इसे पाला है, इसे खाना दिया है, इसे कपड़े पहनाए हैं। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं, यह मेरा पुत्र है। जन्म से यह मेरे साथ रहा है। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था।
अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस मुकदमे का निर्णय करने की अनुमति है? अकबर ने सहर्ष सिर हिलाया। बीरबल का न्याय। बीरबल बोले, इन दोनों में से जो भी बच्चा अपना कहता है, उसे एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। हम इस बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देंगे, आधा एक व्यापारी को और आधा दूसरे को दे दिया जाएगा। पूरा दरबार दंग रह गया। ऐसा निर्दयी निर्णय किसी ने पहले नहीं सुना था। पहला व्यापारी चुप रहा, जबकि दूसरा व्यापारी घबरा गया और चिल्लाकर बोला, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि बच्चे को बांटना ही है, तो इसे पूरी तरह इस व्यापारी को दे दीजिए। बस बच्चे को कोई नुकसान न हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अब निर्णय साफ है। सच्चा पिता वही है जो अपने बच्चे की जान के लिए अपने अधिकार को छोड़ दे। अकबर ने प्रशंसा की दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। पूरा दरबार बीरबल की न्यायप्रियता पर तालियां बजाने लगा। तीसरी परीक्षा, 7 अंधे दरबारी। एक दिन बादशाह ने बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने 7 दरबारियों को अलग अलग कपड़ों में अंधे बनने को कहा। इन सभी को आंखों पर पट्टी बांधकर दरबार में लाया गया। अकबर बोले, बीरबल, इन 7 में से एक दरबारी वास्तव में अंधा है। बाकी 6 लोग अभिनय कर रहे हैं। यदि तुम सही व्यक्ति की पहचान कर सको तो यह प्रमाणित होगा कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उन्होंने एक सेवक से कहा, इन सभी लोगों के सामने हल्का पानी गिरा दो। सेवक ने वैसा ही किया। बीरबल ने उन 7 की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। 6 लोगों ने अपने कपड़े बचाने की कोशिश की, जबकि एक व्यक्ति बिना हिले डुले खड़ा रहा। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति वास्तव में अंधा है। इसे यह भी नहीं पता चला कि पानी कहाँ गिर रहा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को मैं जितना परखता हूँ, उतना ही अधिक प्रभावित होता हूँ। निष्कर्ष। बीरबल न केवल अकबर के सबसे विश्वस्त सलाहकार थे, बल्कि वह न्याय, बुद्धिमत्ता और सच्चाई के प्रतीक भी थे। उनकी सूझबूझ और समस्या सुलझाने की क्षमता से न केवल दरबारियों ने बल्कि पूरे राज्य ने लाभ उठाया। चाहे वह सोने का पुल हो, माता पिता की पहचान का निर्णय या 7 अंधों में से सच्चे अंधे की पहचान, बीरबल ने हर बार यह साबित कर दिखाया कि विवेक, बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी न केवल इतिहास के पन्नों में अमर है, बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की आखिरी चाल। प्रारंभ, दरबारी ईर्ष्या। अकबर का दरबार ज्ञानियों, सैनिकों और कलाकारों से भरा रहता था, लेकिन बीरबल उनमें सबसे अलग थे। बीरबल की लोकप्रियता, अकबर के विश्वास और प्रजा की सराहना से कुछ दरबारी, विशेषकर महेशदास और गनीम खान, अत्यंत ईर्ष्यालु हो गए थे। वे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए लगातार षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन गनीम खान ने महेशदास से कहा, यदि बीरबल दरबार से चला जाए तो बादशाह की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन वह तब तक नहीं जाएगा जब तक कोई ऐसी चाल न चली जाए जो उसे विवश कर दे। महेशदास ने उत्तर दिया, इस बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि बीरबल या तो अपमानित होकर दरबार छोड़ देगा या फिर वह अपनी ही चाल में फंस जाएगा। षड्यंत्र की योजना। गनीम खान और महेशदास ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर के विश्वासपात्र खजांची को अपने पक्ष में किया और एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने राजकोष से 10,000 अशर्फियां गायब कर दी और इसका दोष बीरबल पर डाल दिया। अगले दिन जब अकबर दरबार में आए तो खजांची ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह,
राजकोष से 10,000 अशर्फियां गायब हो गई हैं। यह वही दिन था जब बीरबल को कोषालय में बुलाया गया था। अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दी, लेकिन यह भी कहा, यदि 7 दिनों में दोषी का पता न चला तो आपको दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल की खोज। बीरबल 7 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। उन्होंने चुपचाप खजांची के व्यवहार, उसके घर की संपत्ति और उसके संबंधियों के हालात की जांच की। धीरे धीरे उन्हें सबूत मिलने लगे। छठे दिन उन्होंने देखा कि खजांची का छोटा भाई, जो पहले एक मामूली दर्जी था, अब एक बड़ा हवेलीनुमा मकान बनवा रहा है। बीरबल को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। 7वें दिन की चाल। 7वें दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, मैंने एक विशेष मुर्गा तैयार करवाया है। यह मुर्गा ऐसे चमत्कारी मसाले से बना है जो केवल दोषी के हाथ में आने पर चीख उठता है। यदि आप अनुमति दें तो दरबार के सभी मंत्रियों को अंधेरे कक्ष में बारी बारी से इस मुर्गे को छूने भेजिए। अकबर सहमत हो गए। एक गहरे पर्दे के पीछे वह मुर्गा रखा गया और सभी दरबारियों को अंधेरे में उसे छूने भेजा गया। जब सभी लौटे तो बीरबल ने सभी के हाथ सूंघे। वह खजांची के हाथों पर रुके और बोले, जहां पनाह, यह है दोषी। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे जाना? बीरबल बोले, वह मुर्गा तो एक सामान्य मुर्गा था, लेकिन मैंने उसमें कोई चमत्कारी मसाला नहीं लगाया था। मैंने सबको यह डर दिया कि दोषी के छूने पर वह चीखेगा। ईमानदार व्यक्ति निडर होकर उसे छूकर आया, लेकिन दोषी यानी खजांची ने उसे छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथों में मसाले की कोई गंध नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। खजांची ने डर के मारे कबूल कर लिया कि गनीम खान और महेशदास ने उसे धन देकर यह काम करवाया। बीरबल का बहिष्कार। अकबर ने गुस्से में गनीम खान और महेशदास को जेल भेजने का आदेश दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद अचानक राज्य में विद्रोह की खबरें आने लगीं। लोगों में अफवाह फैल गई कि अकबर ने बीरबल को केवल इसलिए बहाल किया क्योंकि वह उनका चहेता है, जबकि असली दोषी कोई और है। इस बार बीरबल ने स्वयं अकबर से कहा, जहां पनाह, जब तक जनता का विश्वास नहीं लौटेगा मैं दरबार में नहीं रह सकता। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। अकबर को यह बात अखरी, लेकिन उन्होंने बीरबल की इच्छा का सम्मान किया। बीरबल की अनुपस्थिति और संकट। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में अनेक गलत निर्णय होने लगे। मंत्रियों की आपसी फूट और चालबाजियां राज्य को कमजोर कर रही थीं। उधर दक्षिण से एक नए दुश्मन शासक ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी थी। अकबर ने कई निर्णय लेने चाहे, लेकिन कोई भी बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता नहीं दिखा पाया। उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए दूत भेजे, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि बीरबल कहाँ गए। गुप्त वेश में वापसी। करीब 3 महीने बाद एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। वह बहुत सीधी सादी बातें करता था, लेकिन कभी कभी उसकी बातों में गहरी बुद्धि झलकती थी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि दक्षिण से आक्रमण होने वाला है, लेकिन यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं युद्ध टाल सकता हूं। अकबर हैरान थे। उन्होंने साधु को अनुमति दी। अगले ही दिन वह साधु गुप्तचर बनकर दक्षिणी राजा के शिविर में पहुंचा और उनके मंत्रियों में भ्रम फैला दिया कि उनका सेनापति अकबर से मिला हुआ है। परिणामस्वरूप सेना में विद्रोह हो गया और युद्ध टल गया। अकबर ने उसी क्षण साधु को बुलाया और पूछा, तुम सच में कौन हो? साधु मुस्कराया और बोला, जहां पनाह, बीरबल आपके सामने हैं। अकबर की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले से लगा लिया। निष्कर्ष: बीरबल की यह आखिरी चाल केवल चतुराई की मिसाल नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल तर्क या शब्दों में नहीं, बल्कि निष्ठा, समर्पण और धैर्य में भी होती है। उनकी यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि सत्य को कुछ समय के लिए झुठलाया जा सकता है, लेकिन अंततः वह विजय पाता ही है।